नमस्कारः। संस्कृत-अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं पठामः ल्यपप्रत्ययः। उपसर्गाः क्रियायोगे। धातु अर्थात क्रिया के साथ जुड़ने पर प्र आदियों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गाः द्वाविंशतिः। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर, दुस्, दुर्, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्गों को धातु क्रिया के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे प्र धन दा प्रददाति। प्र उपसर्ग है, दा धातु रूपना प्रददाति। परा धन क्रम पराक्रमति। परा उपसर्ग है, क्रम धातु पराक्रमति। अप धन गम अपगच्छति। अप उपसर्ग है, गम धातु रूपना अपगच्छति। सम धन गम संगच्छति। अनु धन वृत अनुवर्तते। अव धन गम अवगच्छति। निस् धन चि निश्चिनोति। निर धन गम निर्गच्छति। दुस् धन चर दुश्चरति। वि धन ह्री विहरति। आंग धन नी आनयति। नि धन ग्रह निग्रहति। अधि धन गम अधिगच्छति। अप अपि धन ग्री अपिगृणाति। अति धन क्रम अतिक्रमति। सु धन लिख सुलिखति। उत धन गम उदगच्छति। प्रति धन दा प्रतिददाति। परि धन ह्री परिहरति। उप धन चर उपचरति। इस प्रकार सभी उपसर्गों के साथ विभिन्न धातुओं के जोड़ने से रूप बनते हैं। अब इनका प्रयोग जानते हैं। यदि धातोः पूर्वम् उपसर्गः भवति तर्हि कत्वास्थाने ल्यपप्रत्ययः भवति। यदि धातु से पहले उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। हमने कत्वा प्रत्यय पढ़ा था। अब यदि धातु में हम जब कत्वा जोड़ते हैं, उसी धातु में यदि उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर हमें ल्यप प्रत्यय जोड़ना होगा। तो ये उपसर्ग धातु के साथ क्यों जोड़े जाते हैं और इनका जोड़ने पर अर्थ क्या बनता है। उपसर्गः उपसर्ग धातु से पहले जोड़े जाते हैं तथा धातु के साथ जुड़कर कभी अर्थ परिवर्तन तो कभी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यथा छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्र विद्यालय को जाता है। यहाँ छात्र करता है और उसके द्वारा गमन क्रिया हो रही है। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। छात्र विद्यालय से आता है। गच्छति गम धातु में आंग उपसर्ग जुड़ने से गमन क्रिया बदलकर आगमन क्रिया हो गई। तो यहाँ पे यह अर्थ परिवर्तन का एक उदाहरण है। पूजा कथाम लिखति। पूजा कथा को लिखती है। पूजा कथाम विलिखति। पूजा कथा को लिखती है। यहाँ पर उपसर्ग जोड़ने पर भी अर्थ तो वैसा ही रहा, परंतु
वि उपसर्ग से लेखन कार्य विशेष रूप से लिखती है, ऐसा हो गया। विलिखती विशेष रूप से लिखती है, तो यह विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला एक और उदाहरण हो गया। तो उपसर्ग कभी अर्थ बदल देते हैं तो कभी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ऐसे उपसर्ग से जुड़ी हुई धातु में जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या रूप बनते हैं? ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगे य इति अवशिष्टं भवति। ल प इति वर्णद्वयं न भवति। प्रयोग में ल्यप का य ही शेष रहता है। यथा आगच्छति, आगत्य, प्रददाति, प्रदाय, आगत्य, प्रदाय, यह ल्यप का शेष अंश है। सुरेशः जलम आनीय भोजनम पचति। सुरेश जल लाकर भोजन पकाता है। यहाँ पर पहली क्रिया जल लाना, तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होगा। नी धातु आंग उपसर्ग आनीय। बालिका सरस्वतीं प्रणम्य परीक्षाम लिखति। बालिका सरस्वती को प्रणाम करके परीक्षा लिखती है। सेवकः जलं प्रदाय चायम आनयति। सेवक जल देकर चाय को लाता है। सेवकः चायम आनीय पाकशालां गच्छति। सेवक चाय लाकर पाकशाला को जाता है। तो यहाँ पर पहली जो क्रिया हो उसमें ल्यप प्रत्यय हो रहा है। जैसे सेवक जल लाता, जल देता है और चाय लाने के लिए जाता है। पहले वह जल दे रहा है, पहली क्रिया देना, तो वहाँ पर ल्यप। उसके बाद दूसरे वाक्य में सेवक चाय लाता है और पाकशाला को जाता है, तो इसलिए वहाँ पर पहली क्रिया हो रही है चाय को लाना, इसलिए वहाँ ल्यप प्रत्यय हुआ तो आनीय। स्मरन्ति खलु कत्वा ल्यप कुत्र भवतः? आम सम्यक्। यत्र क्रियाद्वयं भवति तत्र पूर्वक्रियायां क्रियाद्वयस्य कर्ता एकः एव अर्थात् समानः भवेत्। यदि धातोः पूर्वम् उपसर्गः युक्तः स्यात् तर्हि कत्वा न भवति, ततस्थाने ल्यप भवति। जी, जो नियम हमने कत्वा प्रत्यय में पढ़े थे, दो नियम वही है। जहाँ पे दो क्रियाएं हो वहाँ पे पहली क्रिया में, और दोनों क्रियाओं का कर्ता भी एक समान अर्थात एक ही होना चाहिए। तीसरा नियम है यदि धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां पर कत्वा नहीं होगा, ल्यप होगा। अब यहाँ पे हम धातु में कत्वा और ल्यप प्रत्यय जोड़कर कत्वांत और ल्यबंत रूपों को देखते हैं। जैसे दा धातुः दत्वा इति कत्वांतम रूपम, प्र उपसर्गयोजनेन प्रदाय इति ल्यबंतम। दा धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो दत्वा, परंतु यदि दा धातु में प्र उपसर्ग जुड़ा हो, प्रददाति ऐसा रूप हो, तो वहां पे कत्वा नहीं होगा, वहां क्या होगा? ल्यप, प्रदाय। स्था धातुः स्थित्वा कत्वांतम प्र उपसर्गयोजनेन प्रस्थाय। ज्ञा धातुः ज्ञात्वा कत्वांतम वि उपसर्गयोजनेन विज्ञाय। जि धातु जित्वा कत्वांतम वि उपसर्गयोजनेन
विजित्य। नी धातुः नीत्वा कत्वान्तम् आङ् उपसर्गयोजनेन आनीय। भू धातुः भूत्वा कत्वान्तम् अनु उपसर्गयोजनेन अनुभूय। लिख धातुः लिखित्वा कत्वान्तम् वि उपसर्गयोजनेन विलिख्य। त्यज धातुः त्यक्त्वा कत्वान्तम् परि उपसर्गयोजनेन परित्यज्य। गम धातुः गत्वा कत्वान्तम् आङ् उपसर्गयोजनेन आगत्य। नम धातुः नत्वा कत्वान्तम् प्र उपसर्गयोजनेन प्रणम्य। भ्रम धातुः भ्रमित्वा कत्वान्तम् परि उपसर्गयोजनेन परिभ्रम्य। श्रु धातुः श्रुत्वा कत्वान्तम् वि उपसर्गयोजनेन विश्रुत्य। पठ धातुः पठित्वा कत्वान्तम् प्र उपसर्गयोजनेन प्रपठ्य। वन्द धातुः वन्दित्वा कत्वान्तम् अभि उपसर्गयोजनेन अभिवन्द्य। एवमेव अन्येषां धातूनाम् अपि ल्यबन्तरूपाणि कत्वान्तरूपाणि च लिखामः। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के भी कत्वान्त और ल्यबन्त रूप हम लिख सकते हैं। धन्यवादः।